पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए पावर सेक्टर की मेजर कंपनीज के ऊपर एक अपडेट वीडियो लेके आए हैं। पावर सेक्टर के ऊपर हमने कुछ अर्से पहले भी एक वीडियो बनाई थी और इसमें कुछ नई बातें भी होंगी, कुछ वही बातें रिपीट होंगी और कुछ अपडेट्स होंगी। इस वीडियो ये आज की वीडियो लंबी होने वाली है, तो जो पावर सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं वही इसको गौर से देखें, यकीनन उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस वीडियो के 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1 में हम एक दफ़ा तमाम कंपनीज़ की क्योंकि अभी रिज़ल्ट्स हैं बहुत सारी कंपनीज़ के और कुछ के हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स आए हैं, तो हम एक दफ़ा उनके ईपीएस का और पे आउट का स्टेटस देखेंगे तमाम का पिछले 4 सालों का। सेकंड सेक्शन में हम इन कंपनीज़ के रिसीवेबल्स का स्टेटस देखेंगे जो 30 जून तक इनके अकाउंट्स के मुताबिक इनको हुकूमत से रिसीवेबल्स हैं, और उसकी बेसिस पे कुछ हमने एक फैक्टरिंग करेंगे हम कि उनमें कंपनी का कि कौन सी कंपनी उनमें बेहतर लग रही है, वो एक तरीके से आगे हम उसमें देखेंगे और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और तीसरे सेक्शन में हमारे एक भाई ने हमसे कुछ सवाल किए पावर सेक्टर के बारे में, और हम आप लोगों की तरह ही हैं वैसे तो, कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने आए और यहाँ पे पहले लोगों के पीछे लगे, लेकिन जब देखा कि वो तो सब फारिग हैं तो फिर हमने ख़ुद सीखना शुरू किया। और क्योंकि हमारी फाइनेंस की बैकग्राउंड थी, हमारा एजुकेशन फाइनेंस की थी, तो उससे हमें तो लगा कि हमें तो इन सब से बेहतर हम असेसमेंट कर सकते हैं, और हमने उसी अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए और स्टॉक मार्केट को जब फॉलो किया तो स्टॉक मार्केट की कुछ चीज़ों को समझ के हमने जो है अपनी असेसमेंट्स बनानी शुरू की। बहरहाल हम अपनी नॉलेज की बेसिस पे उन भाई के कुछ सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ अल्फ़ाबेटिकली कंपनीज लिखी हुई हैं, तो इन तमाम कंपनीज का ईपीएस का एनालिसिस कर लें। सबसे पहले है जी आल्टर्न एनर्जी। इसका अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस तो इसका कम हो रहा है, 22 में 18 था लेकिन 23 में 0 है, लेकिन अगर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल कर देखें तो इसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा और इस डिविडेंड भी दे रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बनाते हैं क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी है पीएमसीएल, जिसकी एक और सब्सिडरी है, उसमें इनकी टोटल 60% ओनरशिप है, उसका नाम है रूश पाकिस्तान। वो जो है वो बिजली प्रोड्यूस करके हुकूमत को दे रही है या कैपेसिटी पेमेंट्स भी ले रही है अगर बिजली नहीं देती तो, और वो फिर जब उनको पैसे हुकूमत से मिलते हैं वो अपनी पेरेंट कंपनी को देते हैं आल्टर्न एनर्जी को, और ये उसमें से फिर शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, और इसी तरीके से इनका बिजनेस चल रहा है। तो अगर रूश पाकिस्तान को देखें तो पिछले 20-21-22 में तो उसकी ईपीएस को ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 23 में उसकी ईपीएस काफ़ी ज़्यादा हुई, यानी कि पिछले साल उसको काफ़ी काम मिला है और हर क्वार्टर में मुनासिब काम मिल रहा है। उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है 24 में भी इसी तरह काम मिलता रहे। तो अगर 24 में भी उनकी अर्निंग होगी ज़्यादा तो इसका मतलब है ज़्यादा डिविडेंड देने की पॉसिबिलिटी उनकी तरफ से बढ़ जाएगी। और ये देखिए उन्होंने पिछले अगर 3 साल का देखें या 4 साल का इकट्ठा ही देख लें, तकरीबन 20 रुपये की ईपीएस और डिविडेंड ने तकरीबन 25 रुपये दिया है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है पिछले साल हुकूमत ने कोई बहुत पुराने 2013-15 के कोई फंसे हुए थे पैसे, वो तमाम पैसे इकट्ठे उन्होंने आईपीपीज़ को दिए थे, इसलिए बहुत सारी आईपीपीज़ ने बहुत फालतू डिविडेंड्स दिए। तो खैर ये है कि अभी भी रिसीवेबल्स काफ़ी हैं जो आगे हम देखेंगे, तो जब वो मिलते जाएंगे तो कुछ ना कुछ ये देते जाएंगे। और इनका जो हमारा अंदाज़ा ये है इस कंपनी का, इसकी हमने अलग वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, कि इनको जितने पैसे मिलेंगे उनमें से ज़्यादातर ये अपने शेयर होल्डर्स को बांटेंगे जब इनको वो पैसे मिलेंगे, अपने खर्चे निकालने के बाद जो बचेंगे। तो इसमें डिविडेंड की जैसे अचानक 18 साढ़े 18 रुपये का आ गया था, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन अगर देखें, अगर आज की वैल्यू देखें इसकी तकरीबन 14.5 रुपये है, और अगर साल में 5 रुपये का डिविडेंड भी देते हैं, 30% डिविडेंड यील्ड है, और क्या चाहिए। तो बहरहाल ये इसकी जो कंसोलिडेटेड अर्निंग देख के इस कंपनी को फैसला करना है कि इसमें इसकी बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा जी, और ये बेहतर हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ईपीक्यूएल का जो रेट है
वो है जी 25 को था 5 अक्टूबर को था 25.36। अगर इसकी ईपीएस देखें इसके, क्योंकि अभी 2 महीने के रिजल्ट्स आए हैं, तो इसमें हमने 2023 के फाइनेंशियल्स का फोरकास्ट ले लिया है। दो जो क्वार्टर्स हैं उन्हीं को एक्सट्रापोलेट करके उन्हीं की एवरेज निकाल के वो ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका देखें तो इसकी ईपीएस पिछले 2 सालों में कम थी, इस साल थोड़ी बेहतर की उम्मीद हो रही है। वैसे इसकी गैस रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा मसाइल कुछ चल रहे हैं। इसकी बाकी बहुत सारी कंपनीज हमें लग रहा है पावर सेक्टर की बेहतर हैं इससे, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी नीचे नहीं आती। देखें अब आगे क्या करते हैं। पिछले 3 सालों में जो ने ज़्यादा डिविडेंड दिया 2 सालों में, वो वही था जो हुकूमत ने फालतू पैसे दिए थे। और इस साल अभी 2 महीने में 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, और हम इनसे 1.5 रुपये से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ईयर एंड पे, यानी कि टोटल साल में 3 रुपये का डिविडेंड हो जाएगा। बहरहाल एक्सपेक्टेशन से अलग दे दिया तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हम एनालिसिस ही करते हैं एक किसी बेसिस पे, और वही बेसिस है कि अब इनका प्रॉफिट उस तरीके से नहीं चल रहा। हब को देखें। अब हब जो है इसका 88.64 है। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ ये है। हाँ, हब का जो है ना 82.6। असल में इसने 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। हमने 5 तारीख की वो ली थी वैल्यू, 6 तारीख को तो एक्स हो जाएगा, यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे एक्स हो चुका होगा, इसलिए हमने उसमें से निकाल दिए हैं। इसी तरह एनपीएल और कैपको ने भी डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, वो तो अब कर दिया ना, वो तो मिल जाएगा लोगों को। असेसमेंट तो हम 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो उस असेसमेंट करने के लिए हम यहाँ से वो निकाल देंगे, एक्स करके उसका असेसमेंट करेंगे। तो हब का देखें जी, तो हब का जो है इसका भी जो है 21-22 में 20 से ज़्यादा बेहतर रही ईपीएस, और 23 में और ज़्यादा अच्छी हो गई है। उस हिसाब से अच्छा चल रहा है। इन्होंने जो एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया वो 23 में जाके दिया, तो 23 में देखें टोटल अर्निंग 24 रुपये की है, लेकिन फिर भी 30 का डिविडेंड दिया क्योंकि उसमें पुराने पैसे शामिल हैं। अभी अगले साल अगर इनकी 24 की अर्निंग कंटिन्यू रहती है तो 12 से 15 रुपये का डिविडेंड हम इस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उस हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड इस प्राइस पे थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है बाकी पावर कंपनीज के मुताबिक, लेकिन उनका मूड वो ज़्यादा दे दें तो इसका कोई पता नहीं है। अच्छा, ये हब आगे हम बताएंगे कि हमने यहाँ पे 2 दफ़ा क्यों लिखा है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी कोहिनूर एनर्जी। इसकी भी ईपीएस हर साल थोड़ी थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। इसका रेट है 33 रुपये। इसने जो डिविडेंड पिछले 2 सालों में दिया 10 और 15, ये भी वो पुराने पैसे थे। इस साल इसने 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, और जो अभी कुछ दिनों पहले इसने डिविडेंड अनाउंस किया था वो था आपका जो है वो 2024 के हिसाब में किया था। तो अगर साल में ये 6-7 रुपये का डिविडेंड देंगे ना, तो इसका मतलब है 4 रुपये का तो तकरीबन दे चुके हैं। लेकिन वही है कि अगर हुकूमत से ज़्यादा पैसे मिलेंगे पुराने, तो फिर ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पे आउट में वैसे अच्छी कंपनी है। बाकी दूसरी कंपनियां कई दफ़ा कंजूसी दिखा जाती हैं, तो ये कंजूसी नहीं दिखाती। अच्छा जी, कोट अद्दू पावर। इसका एक्स होने के बाद 5 का जो रेट था 26.91 था, 5 रुपये का डिविडेंड है, तो हमने वो निकाल दिया इसमें से 21.91। इसकी ईपीएस तो सबको पता ही है कि इसकी ईपीएस इसलिए कम हो रही है क्योंकि इसके पास अभी बिजनेस कोई नहीं है, ये सारा इंटरेस्ट इनकम है। जब तक वो हुकूमत से टैरिफ अप्रूव नहीं होता इनको इनकी जो है ना अर्निंग नहीं आएगी, और बज़ाहिर हमें लग रहा है कि अब ये इनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी। हमें कोई उम्मीदें नहीं लग रही कि इनको कोई टैरिफ अप्रूव होगा, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की बुक वैल्यू ज़्यादा है, बहुत कैश रिच कंपनी है। इसमें आप ले लेंगे, नुकसान नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। प्रेशर में रह सकता है वो इनका टैरिफ अप्रूव ना होने की वजह से, या बिजनेस ना मिलने की वजह से, लेकिन ये तो मतलब लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच रहे हैं तो चांदी है, बल्कि सोना है, बल्कि डायमंड है। अच्छा जी, तो इन्होंने भी डिविडेंड जो दे रहे हैं वो इन्होंने पैसे जो अपने रिजर्व्स में रखे हैं उन्हीं में से आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं, और अगर इनका अगले 3 साल भी बिजनेस नहीं चलता तो अगले 3 साल भी ये कुछ कमाए बगैर 8-8 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं, तो आपके 21-22 रुपये का शेयर फ्री हो जाएगा। अच्छा जी, एलपीएल। इसकी वैल्यू है जी 15.71 इस वक्त। अब जाहिर बात है अगर आप फ्राइडे को इसकी मूव बन गई तो हमें नहीं पता, हमने तो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे अभी फ्राइडे का दिन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लंबी ये वीडियो थी, बहुत इस पर तवज्जो से काम करना था। ये जो सारा हमने डेटा इस पर लिखा है इसमें कोई गलती भी हो सकती है, हमने कोशिश की वैसे 2-3 दफ़ा इसको रीचेक करें। तो अगर आपने कोई फ़ैसला करना हो तो ज़रूर रीचेक करके करें, क्योंकि इस तरह गलती हो सकती है, तो उसकी गलती की हम जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास कोई 10 बंदों की टीम तो है नहीं।
हम तो अपने लिए रिसर्च करते हैं और वही जो हमें सही लगे, अच्छी लगे, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसका जो है 21 में तो पता नहीं क्यों लॉस था, हमने उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन 22 में अच्छा था और 23 में भी इसका अच्छा चल रहा है। इस हिसाब से चलता रहे तो साल के एंड पे 11-12 रुपये का ईपीएस होगा। लेकिन इस साल 15 रुपये का इन्होंने डिविडेंड जो दे दिया था, वो पुराने पैसे बहुत सारे इकट्ठे दिए थे। तो अब ये इस किस्म की हरकत बार बार नहीं करती हैं कंपनियां, हालांकि ये दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ना करती हैं, ना करनी चाहिए। वो भी इन्होंने ज़्यादती की थी, इन्होंने इतने पैसे देने भी थे, इनको हर क्वार्टर में 3-3 रुपये दे देने चाहिए थे, 4-4 रुपये देते, यही सही तरीका होता है। देट्स ये जो जो इन्होंने पैसे दिए हैं इकट्ठे इतने सारे ना, ये बस बस कोई गेम ही होती है ये भी। और इस साल में हम बाकी 2 महीनों में भी मैक्सिमम हो सकता है कुछ भी ना दें, लेकिन हम इनसे मैक्सिमम 2 रुपये से और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है डिविडेंड की। हालांकि बहुत अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, फिर भी देते नहीं थे। अब हो सकता है अगले सालों में जाके स्ट्रेटजी चेंज कर लें, लेकिन पुरानी हिस्ट्री को देखें तो 350 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड ये नहीं देते थे, और उस हिसाब से 15 रुपये 71 में हमें ये शेयर अच्छा लगता है। हमने तो अपनी असेसमेंट इस बेसिस पे की हुई है, और डिविडेंड यील्ड 20% बनती है, और हमने लेके रख लिया है। अब अगर ये कहीं पे फिर 25-30 तक एक साल के अंदर पहुंच जाए तो चांदी है, लेकिन जो है हमने तो अपना जिस जिस तरीके से हमने इसकी असेसमेंट करके इसको रखा है वो हमने आपको बता दिया। फिर है जी एनसीपीएल का भी रिजल्ट जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और ये निशात ग्रुप की तमाम कंपनीज को बिजली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है बिजली का। तो जब तक इनके दोस्त यार बैठे हैं हुकूमतों में, तो इनको मिलती रहेगी बिजली बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा। तो इन्होंने 22 में बहुत ज़बरदस्त, कभी डिविडेंड देते ही नहीं थे, 22 में एकदम 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया। ये फिर गेम की इन्होंने। इसी तरह की गेम निशात ग्रुप का कोई भी कभी भी कर सकता है। लेकिन एएलटीएन का फ़र्क हिसाब है, वो गेम नहीं करते। बात यह कि उनको रूस पाकिस्तान जब डिविडेंड देता है तो आगे फ़ौरन बांट देते हैं, और ये हमें पता नहीं चलता कि रूस ने कब दिया है, वो रखते नहीं हैं। तो वो गेम नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ है कि वो कब हो जाए पता नहीं है, इसलिए ऐसे शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। लेकिन इनका जो है, इनका पता नहीं। इन्होंने कहा था, इन्होंने अपने जो पैसे मिले थे उससे अपने लोन्स अदा कर दिए हैं, लेकिन अब आगे इनको, हमें नहीं लगता कि जब तक हुकूमत से फर्दर कोई ट्रांच, बिग ट्रांच इकट्ठी रिलीज़ ना हो, तब तक ये पैसे डिविडेंड नहीं देंगे। और देने को फिर एकदम किसी टाइम पे 10 रुपये भी दे सकते हैं, या हो सकता है 2-3 रुपये देते हैं, कोई पता नहीं इनका। अच्छा जी, लेकिन अच्छा, मतलब इनका धंधा अच्छा चल रहा है। निशात पावर जो है, इसकी वैल्यू 23.91, ये भी इसमें से हमने जो है ना, जो 5 तारीख की वैल्यू थी उसमें से 3 रुपये का डिविडेंड लेस करके रखी है। और इसका ईपीएस भी बेहतर हो रहा है, ये देखें तकरीबन एनसीपीएल जैसा ही, उससे बेहतर है वैसे, लेकिन उन्हीं लाइंस पे चल रहा है। और ये डिविडेंड अच्छा दिया इन्होंने इस साल, पिछले सालों में ये भी अच्छा नहीं दे रहे थे। हालांकि ये कोट अद्दू जितनी ही अच्छी कंपनी आप समझ लें, इतना इनके पास पैसा पड़ा है, लेकिन ये निशात ग्रुप पैसा शेयर करने पे बिलीव ही नहीं करता। आप उनकी टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, दूसरी कंपनियां देख लें, वो इतना निशात में इसमें इतना ज़बरदस्त अर्निंग होती है, फिर भी पैसे देते हैं 4 या 5 रुपये, चाहे 40 रुपये कमा लें। बहरहाल ये अच्छा है, और साल में इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड दिया और 3 क्वार्टर्स में डिविडेंड दिया। तो अगर तो इस तरीके से ये 3 या 4 क्वार्टर में 2-2 रुपये करके देते ना, तो बहुत अच्छा है, यही तरीका होना चाहिए। फिर ऐसे शेयर थोड़े स्टेबल रहते हैं, उनमें ऊपर बिला वजह की मूव नहीं बनती। अच्छा जी, पीकेजीपी की प्राइस 33.95 है। ये पिछले सालों में तो आप समझ लें कि निशात पावर जैसा ही होता था, लेकिन जो है इसकी प्राइस एकदम बहुत ऊपर चलेगी, और इस साल इसकी ईपीएस 2 क्वार्टर्स में ज़्यादा अच्छी आई है, और अगर उसी तरह चलती रही तो फिर इसकी ईपीएस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उस हिसाब से ये प्राइस थोड़ी सी इसकी जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि वो 15 रुपये का डिविडेंड दिया था जब वो एक्स हुई, उसके बाद ठीक है। लेकिन फिर भी अब ये देखें ना, एलपीएल 11 रुपये के बाद 15 रुपये उसकी है, उसके तकरीबन 40% कम कर दें, प्रॉफिट उतना है, लेकिन प्राइस में वो 50% से भी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे जो अकल से असेसमेंट करता है, अगर ज़्यादा लोग अकल का इस्तेमाल करके असेसमेंट करें और वो एलपीएल खरीदेंगे ना, तो ये एलपीएल को वहीं पे रखेंगे, पीकेजीपी को 50 पे ले जाएंगे। तो इसलिए डाइवर्सिफाई, ठीक है। और इसका और एलपीएल का, क्योंकि ये भी एक ही कंपनी है, एक ही मैनेजमेंट है, तो जितना मर्जी अर्निंग का डिफरेंस हो, डिविडेंड आज तक इन्होंने हमेशा सेम दिया है, तो वो प्रॉब्ली इसको कंटिन्यू रखेंगे।
सैफ पावर इसका है जी 18 रुपये की इसकी अर्निंग है, सॉरी प्राइस है, और ये लॉसेस में चल रही है इस वक्त। इसका हमने एवरेज नहीं निकाली क्योंकि इसके कुछ कैपेसिटी फैक्टर के आगे वो मसले हो जाते हैं। साल के आखिर तक हमें लगता है, अब ये लॉस में 2 क्वार्टर में, लेकिन साल के आखिर में 1-2 रुपये की ईपीएस हो जाएगी। और इन्होंने तकरीबन, इनकी अच्छी कंपनी है, रिजर्व भी हैं, साल के आखिर में 3 से 3.5 का इनका डिविडेंड बनेगा, 1 रुपये 30 पैसे का दे चुके हैं। ये इन्होंने अपनी मीटिंग में भी, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में भी कहा था कि ये अपने 3 से 3.5 के डिविडेंड को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। बीच में कहीं फालतू पैसे मिल गए, जैसे इन्होंने कोई वो बेचा था सैफ सीमेंट वगैरह, उसके पैसे आ गए, या हुकूमत ने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो हो सकता है ये फालतू दे दें, लेकिन बज़ाहिर ये इनकी ईपीएस सबसे ख़राब चल रही है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, लेकिन इनके साथ मसाइल हैं, इसलिए हमने इसको अपने पोर्टफोलियो से ज़रा साइड लाइन कर लिया है। तो ये थी जनाब पहला सेक्शन, जिसमें तमाम ये जो पावर कंपनीज हैं उनका ईपीएस और पे आउट को हमने स्टेटस अपडेट एक लिया है। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। तो जी बढ़ते हैं अब दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरे सेक्शन में हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि इनके रिसीवेबल्स का स्टेटस क्या है, और फिर उसकी बेसिस पे हम इनको एक फैक्टर वैल्यू भी निकालेंगे इसकी, और फिर उसको हम उससे डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले अब वही बात है, हम बता चुके हैं कि ALTN जो अल्टर्न एनर्जी है उसके इंडिविजुअल अकाउंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो है ना उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हमने यही किया है कि अब ये फार्मूला अगर आपको नज़र आ रहा है, टोटल इनके रिसीवेबल्स आप देखेंगे अकाउंट्स में से, तो वो होंगे 15, तकरीबन 15.3 बिलियन के, तो उसका 60% हमने ले लिया। तो ये हो गए रिसीवेबल्स, ये उनके शेयर्स मिलियंस में यहाँ लिख दिए हमने, ठीक है, 363 मिलियन, ये आप वैलिडेट कर सकते हैं PSX की साइट से। तो हमने ये रिसीवेबल्स को इन शेयर्स से डिवाइड किया है, ये शेयर्स भी हमने मिलियन में रखे हैं, 9 बिलियन है और 9195 मिलियन है। तो उसको जब हम शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो ये 25 रुपये इसकी वैल्यू आती है, यानी कि हुकूमत से जो इन्होंने रूस पाकिस्तान के जो पैसे अभी ड्यू हैं, हुकूमत ने जो उनको देने हैं, वो 25 रुपये पर शेयर हैं। ठीक है, अब आगे हमने दूसरी एक और चीज़ निकाली है कि देखें, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जो फाइनेंस को नहीं समझते उनको हम बता देते हैं कि एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जो प्लांट मशीनरी लैंड जिन पे आप सारा कंपनी का बिजनेस चला रहे होते हैं। फिर एक होते हैं करंट एसेट्स, जिसमें आपका इन्वेंट्री आ जाती है, आपका किसी से अगर आपने पैसे लेने हैं, आपने सेल कर दी है, पैसे लेने हैं, या आपका कोई कैश है, इस तरह की चीज़ें वो आपकी करंट एसेट्स में आती हैं। और एक होती है करंट लाइबिलिटीज़, जो आपने अपने बिजनेस में, जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसके पैसे पेमेंट करनी है, आपने कोई टैक्स का पे करना है, या कोई और इस तरह की पेमेंट्स अगर आपने करनी है, तो वो होती हैं। तो आमतौर पे अच्छा ये समझा जाता है कि कंपनी के करंट एसेट्स जो हैं करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे मीट कर सके। ठीक हो गया? तो अब हम ये निकाल रहे हैं कि ये हमने अकाउंट से तमाम इनकी वैल्यूज ली है। अगर हम यहाँ पे सारे अकाउंट्स आपको दिखा के और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो फिर वीडियो का टाइम डबल हो जाएगा। तो आप इसको जहाँ पे आप जिस शेयर को आपको पसंद है और उसमें आप फैसला करना चाहें, एक दफ़ा वैलिडेट कर लें। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ निकालें अगर आर्टन एनर्जी के, तो ये बनते हैं जी 11.7 बिलियन, और ये देखें, इनको हमने 60% पहले ही ले लिया, और इनकी पर शेयर वैल्यू बनती है 32 रुपये। यानी कि ये जो 25 रुपये हैं ना, ये इस 32 रुपये में शामिल हैं। इस असेसमेंट का बताने का पर्पज़ ये है कि अगर सपोज करें ये पैसे इनको मिल जाते हैं, ठीक है, 25 रुपये रिसीवेबल्स मिल जाते हैं, उसके बाद भी इनके पास इतने एसेट्स पड़े हैं, नेट एसेट्स पड़े हैं। नेट एसेट्स उसे कहते हैं कि एसेट्स में से लायबिलिटीज़ निकाल दें, तो नेट एसेट्स इनके पास फिर भी इतने पड़े होंगे जो कि तकरीबन 2 बिलियन के बन रहे हैं, लेकिन उनकी पर शेयर वैल्यू बनती है 7 रुपये की। ठीक है, कि वो अपने खर्चे उनके मीट फिर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसका ये जो
है ना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू रिसीवेबल्स की पर शेयर वैल्यू से जितनी ऊपर होगी ना, उतना उस कंपनी में ये असेस किया जा सकता है कि जब हुकूमत से इनको पैसे मिलेंगे तो वो उसको अपने पास रखने की बजाय शेयर होल्डर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकेंगे। ये और बात है कि हो सकता है वो ना बांटें, फैसला कर लें कि भाई हमने अपनी जेब में ही रखना है, हमने कुछ भी उससे करना है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनके पास गुंजाइश उतनी ज़्यादा होगी। अभी हम आपको जब नेक्स्ट एंटिटी में देखते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा ये, ठीक है। और एक और चीज़ इसकी देख लें कि इनका जो एग्रीमेंट है वो है ये पीपीए, जो सीपीपीए सेंट्रल पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो है 31 फरवरी 2031 तक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अब हमने वो कंपनीज भी आइडेंटिफाई करनी है जिनके एग्रीमेंट्स थोड़ा ज़्यादा अरसे चलेंगे। जो ज़्यादा अरसे चलेंगे जाहिर बात है वो ज़्यादा रिलायबल एंटिटी कंसिडर होगी। और फैक्टर हमने एक निकाला है कि ये जिसकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज पर शेयर वैल्यू को हमने उसकी शेयर प्राइस से डिवाइड किया है। तो ये एक हमने एक फैक्टर निकाला है, वो उतना ही, जिसका ये फैक्टर ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी समझी जाएगी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हो सकता है कि नीचे ईपी, जैसे ऑलरेडी ईपीक्यूएल की वैल्यू ज़्यादा है, एएलटीएन की कम है, ईपीक्यूएल की यहाँ से और ज़्यादा हो जाए, एएलटीएन की कम ही रहे, लेकिन लॉजिक और रैशनल को हम मद्देनज़र रखें तो उसकी वो वैल्यू जिसका ये फैक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पर शेयर के फालतू पैसे होंगे, वो प्रोपोर्शनेट टू द शेयर प्राइस, वो ज़्यादा अच्छा शेयर होगा, ठीक है। अब ये देखें, जैसे किसी और कंपनी के पास भी अगर 32 पर शेयर हों, ठीक है, और वो उसकी शेयर की प्राइस मार्केट में चल रही है 30 रुपये, और जिस शेयर की प्राइस 15 रुपये चल रही है उसके पास भी 32 पर शेयर कैश फालतू पड़ा है, तो कौन सी अच्छी हुई ज़्यादा? और यकीनन वही जिसकी शेयर प्राइस कम है। तो ये फैक्टर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है जी ईपीक्यूएल। ईपीक्यूएल, अच्छा तो हम पिछले सेक्शन पे आ गए, हमें यहीं तक रहना है, रिसीवेबल्स। अच्छा, ईपीक्यूएल के रिसीवेबल्स हैं तकरीबन 10.5 बिलियन। देखिए यहाँ पे हमने 60% से नहीं लगाया क्योंकि ये कंसोलिडेटेड नहीं है, ये इसी के हैं। और उसको पर शेयर उनके शेयर से डिवाइड किया तो वो है 32 रुपये, यानी कि इनको एएलटीएन के 25 रुपये रिसीवेबल है हुकूमत से, इनके 32 रुपये हैं। लेकिन अगर इनके करंट एसेट्स को देखें तो वो 14.4 बिलियन है और करंट लाइबिलिटीज़ भी इनकी बहुत ज़्यादा है, 11.1 बिलियन। और वो अगर माइनस करें तो उसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपये बन रही है। यानी कि जब इनको 32 रुपये मिलेंगे उसमें से 22 रुपये तो सिर्फ इनकी लाइबिलिटीज़ अदा करने में निकल जाएंगे और उनके पास फिर बचेंगे 10 रुपये। यानी कि इनके पास तो कोई ख़ास पैसे, फालतू पैसे ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए हैं ही नहीं। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि देखें, आल्टन एनर्जी के रिसीवेबल्स हैं 9.1 बिलियन और उनकी लाइबिलिटीज़ हैं 1.1 बिलियन। यानी कि रिसीवेबल सारे अगर इनको मिल जाते हैं उनमें से वो 1.19 बिलियन अदा कर दें तो उनके पास 8 बिलियन फालतू पड़े होंगे। और अगर ईपीक्यूएल को सारे के सारे पैसे हुकूमत से मिल जाते हैं तो वो उन सारे पैसों से भी अगर वो अपनी लाइबिलिटीज़ अदा करना चाहें वो भी कर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ हम पहले देख लेते हैं, एएलटीएन का ना एक कंसर्निंग फैक्टर था, वो भी हम आगे नोट किया है। ईपीक्यूएल का कंसर्न ये था कि उनकी गैस डिप्लीट हो रही है और वो अल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं, पता नहीं उनको ज़्यादा फ़ायदा अगले आने वाले 2-3 सालों में होता है कि नहीं। उनका एग्रीमेंट वैसे 2032 में एक्सपायर हो रहा है। तो आल्टन एनर्जी का चक्कर ये है कि ये जो अमाउंट है ना, जो 15 बिलियन की उनकी टोटल अमाउंट है, उसमें से 6.5 बिलियन जो है ना वो अभी इनके सीपीपीए के साथ डिस्प्यूटेड है। और उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी लीगल ओपिनियन ली हुई है कि भाई वो इनका स्टांस सही है, सीपीपीए का गलत है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो केस फंसा रहे और 8-10 साल फंसा रहे और उनके पैसे जो है ना वो डिले हो जाएं। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो भी इनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। अभी 25 बन रहे हैं तो 14-15 रुपये इनके पास अदा करने के लिए फिर भी होंगे। और इस साल के भी 11 का ईपीएस आ गया तो वो भी रिसीवेबल में बढ़ते जाएंगे। तो
फ़ायदा थोड़ा कम हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन होगा। और लॉन्ग टर्म में बज़ाहिर ऐसा है कि आमतौर पे ऐसे डिस्प्यूट्स जो है ना, ये हुकूमत ऐसी चीज़ों में हार ही जाती है। एग्रीमेंट्स बने होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो पैसे उनको कभी ना कभी हमें लगता है देने ही पड़ेंगे। डिले कर सकते हैं, तो उस चीज़ को बस आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इनके अकाउंट्स में इन्होंने लिखा है कि कुछ अमाउंट डिस्प्यूटेड है। अच्छा जी, अब है जी हब। अब हब जो है ना, इसका हमने लास्ट टाइम असेसमेंट में हमने इसको शामिल नहीं किया था, क्योंकि ना इसके कुछ थे इश्यूज। ठीक है, वो असल में ये भी, इसकी भी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, उनसे भी इनकम आती है, वहाँ से भी। तो वो बहुत लंबी इंफॉर्मेशन थी, और उतनी सारी सब्सिडीज की इंफॉर्मेशन तफसील से अवेलेबल भी नहीं थी, तो हमने उसको इतना ज़्यादा कुछ कंसोलिडेटेड का उसका हम नहीं कर सकते थे। एयरटीएन में तो सिर्फ एक कंसोलिडेटेड एंटिटी थी, तो वो बड़े आराम से हो गया था, तो उसको हमने नहीं किया। बहरहाल हम यहाँ पे असेसमेंट करके बता देते हैं। इनके रिसीवेबल्स हैं 55 बिलियन के, शेयर से डिवाइड किया तो 42 की वैल्यू आई। 78 मिलियन करंट एसेट्स हैं, 75 मिलियन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और इनके नेट एसेट्स बने 3 बिलियन, और उसकी वैल्यू 2.3। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 55 इनको हुकूमत से मिल जाते हैं, तो अपनी 75 की लाइबिलिटीज़ कैसे अदा करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही फारिग कंपनी लग रही है उस हिसाब से। लेकिन इनकी वही जो सब्सिडीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे उन्होंने रिकॉर्ड किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। बाकी बहुत सारी पावर कंपनीज की कोई खास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नहीं है, हमें उनको भी कंसिडर करना चाहिए। इसलिए हमने हब की एक और लाइन बनाई, और यहाँ पे हमने रिसीवेबल्स में उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी शामिल किया है, और करंट लाइबिलिटीज़ के साथ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी शामिल की हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको जो है, इनको अगर सारे पैसे हुकूमत से मिल जाते हैं 86 बिलियन के, उनमें से 90 बिलियन तो इन्होंने लाइबिलिटीज़ में अदा कर देंगे, लेकिन उनको छोड़ें तो 54 मिलियन इनके पास फिर भी वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ में बचेंगे। तो उस हिसाब से इनकी जो है, मतलब थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, इसको हम सबके साथ मिला वैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी सब्सिडी से वो डिविडेंड भी मिलता है। तो इसलिए जो है, ये इसको एक फैक्टर वैल्यू हमने निकाल दी है, लेकिन हम इस वाली हब की असेसमेंट पे हम बहुत ज़्यादा वो नहीं हैं कि ये कितनी लॉजिकल या रेलेवेंट होगी। तो हमने हब को इसलिए इतना ज़्यादा, इसको हम लास्ट टाइम भी नहीं लिया था, और हमने अभी भी को बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे। हमने यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको डाल दिया, आप समझ लें कि ये इस असेसमेंट में उस तरह शामिल नहीं है, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसकी पॉपुलेट कर दी है। हो सकता है आपको हमसे बेहतर समझ आ जाए, तो आप इसको खुद समझ लीजिए। पिछले साल तकरीबन 14 बिलियन तो इनको सिर्फ सब्सिडी से डिविडेंड मिला था। अब है जी कोहिनूर एनर्जी। इसके रिसीवेबल्स हैं 2.3 बिलियन, उनकी पर शेयर वैल्यू बनती है 13। इसके करंट एसेट्स 4.7 बिलियन, करंट लायबिलिटीज़ 1.7 बिलियन, नेट में 3 बिलियन और 17। अच्छा, इसके ओवरऑल देखें, ओवरऑल इसके हुकूमत से रिसीवेबल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसमें फिर भी ये पॉजिटिविटी है कि इसके जो है, अगर ये रिसीवेबल्स में से अपने करंट लाइबिलिटीज अदा कर दें, फिर भी इनके पास एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जिनसे ये अपने डिविडेंड को कंटिन्यू रख सकते हैं, अच्छे डिविडेंड को। लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी शेयर प्राइस काफ़ी हाई है। आगे जाके हम देखेंगे, कुछ कंपनियां आएंगी, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उनके कितने रिसीवेबल्स हैं, नेट में कितने रिसीवेबल्स हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, और उनकी शेयर प्राइस क्या है। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा दे रहे थे पिछले कुछ अर्से से, प्रॉबली एक रीज़न था कि इसकी वैल्यू ज़्यादा नीचे नहीं आई। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में इनके रिसीवेबल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, और इनका एग्रीमेंट जून 27 तक है। अच्छा, हब ने कहीं ना कहीं पे बहुत क्लियरली अपना मेंशन नहीं किया, लेकिन एक बहुत छोटी सी जगह पे लिखा हुआ था कि उनका भी 27 में एक्सपायर होगा। लेकिन बाकी सब ने जो है अपने कईयों ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, वरना नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सबसे पहला सेक्शन होता है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमने क्लियरली मेंशन नहीं किया था, लेकिन हमने खुद ढूंढ ढांड के वहाँ पे देखा है, तो वहाँ से हमें यही लगा है कि 2027 में उनका एक्सपायर हो रहा है एग्रीमेंट। अच्छा जी, कैपको है मैसिव रिसीवेबल्स 26.6 बिलियन, और उन रिसीवेबल्स की वैल्यू बनती है 30.24। अब इनकी करंट एसेट्स 98.8 बिलियन, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज 32.8।
यानी कि आप ये समझ लें कि ये 26 बिलियन से अगर ये 32 बिलियन लाइबिलिटीज अदा कर देते हैं और 6 बिलियन की जो लाइबिलिटीज रह जाएंगी वो 98 में से अदा हो जाती हैं, तो 92 बिलियन का कैश इनके हाथ में पड़ा है। 92 बिलियन, टू मच यार। ये 30 रुपये पर शेयर के रिसीवेबल्स इनको हुकूमत से मिल गए, उसके बाद भी इनके हाथ में 45 रुपये के कैश एसेट्स पड़े हैं। तो इस शेयर की असूली तौर पे फेयर वैल्यू होनी चाहिए 75 रुपये। अगर इनका एग्रीमेंट अब रिन्यू नहीं हुआ, ठीक है, दो ही काम करने पड़ेंगे इनको। या तो इस फालतू पैसे से ये कुछ डाइवर्सिफाई करें, नए एवेन्यूज देखें, नई इन्वेस्टमेंट्स करें और कंपनी को चलाएं, या फिर ये लिक्विडेट करें, 2-3 साल में करें और ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स को दे दें। लॉन्ग टर्म में मतलब ये डायमंड, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लंबा भी हो सकता है, क्योंकि लिक्विडेशन में अगर फॉर एग्जांपल ये जाते हैं 1-2 सालों में, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए किसी ने कैप को लेके रखा हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म में परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर इसकी वैल्यू नीचे भी चली जाए तो, बल्कि नीचे चली जाए तो उसको और ले लेना चाहिए। तो इसका पीपी एक्सपायर हो चुका हुआ है और इसका फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है इसी वजह से कि इसके पास कैश रिच कंपनी है। लेकिन मसला इसका वही है कि बस शेयर होल्डर्स को पैसे देते उनको मौत पड़ती है। बज़ाहिर तो कहेंगे कि हम ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया। अच्छा जी, लाल पीर पावर, इनके रिसीवेबल्स हैं जी 9.6 बिलियन, ये 25 रुपये पर शेयर हैं। अब वो देखें, कोहिनूर एनर्जी के रिसीवेबल्स हैं 13 रुपये और इनके 25 रुपये हैं, और कोहिनूर की वैल्यू है 30 रुपये, एलपीएल की 15-16 रुपये। इनके करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग 14, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि ये तमाम रिसीवेबल्स इनको अगर मिल जाएं हुकूमत से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे पहले बता दें कि हमने आल्टन एनर्जी का तो देखा था, बाकी एंटिटीज़ में हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि उनके भी कोई बड़े बड़े डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो एक दफ़ा आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हों। बैलेंस शीट से, नोट्स में से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इत्तेफाक से हमारी आल्टन पे नज़र पड़ गई थी तो हमने इसलिए वो आपको बताया। तो लेकिन हमें बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि बाकियों के कोई ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। अच्छा जी, तो उस हिसाब से देखें कि अगर इन्होंने 9.6 बिलियन मिल गए हुकूमत से, उसमें से 3 इन्होंने अदा कर दिए, तो 6 बिलियन तो वो इनकी गोद में पड़ा है और 23 बिलियन ये गोद में पड़ा है। यानी कि वो 25 मिलने के बाद भी 13 रुपये पर शेयर इनकी जेब में पड़ा है। अब ये 15 रुपये जो दिए हैं देने को, वही क्या है, तो 25 रुपये पर शेयर भी दे सकते हैं। तो बस मूड बन गया किसी दिन इनका, तो कोई पता भी नहीं है। और ये भी हो सकता है पैसे रख के बैठ जाएं और 2-2, 3-3 रुपये देते रहें। बहरहाल हमें खुशी होगी कि हर क्वार्टर पे 2-2 रुपये देना शुरू कर दें, बेस्ट है। इनका एग्रीमेंट भी 27 तक है और फैक्टर इसका भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अच्छा जी, अब एलपीएल के बाद है जी निशात चुनिया पावर। अब निशात चुनिया पावर जो है, अच्छा जी, इसका है जी 13.7 बिलियन रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स की वैल्यू है 37 रुपये और करंट एसेट्स 18 बिलियन हैं, करंट लाइबिलिटीज़ 3 बिलियन हैं और 14 बिलियन है इनके करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो वो रिसीवेबल से जहाँ पे भी वो ज़्यादा है ना ये पर शेयर, वो अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रिसीवेबल सारे के सारे अब बांट दें शेयर होल्डर्स में, तो भी इनके पास 3 रुपये पर शेयर बच जाते हैं। ये बांटेंगे तो नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अच्छा खासा कैश अब इनके पास होगा अगले साल, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ इस साल अदा कर दी हैं। तो असूली तौर पे तो इनको अच्छा डिविडेंड देना चाहिए और एनपीएल जैसा डिविडेंड भी ये दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस टाइम पे इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर हुई हुई है, तो एलपीएल के मुकाबले में इसका फैक्टर वैल्यू कम है। वैसे कुछ अर्से पहले दोनों सेम प्राइस पे चल रहे थे, तो उस हिसाब से दोनों ही अच्छे थे, लेकिन इस टाइम पे इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर हुई हुई है। फेयर वैल्यू तो बहुत ऊपर और होनी चाहिए, लेकिन हालात को देख रहे हैं। अब है जी एनपीएल, इसके हैं जी 14.1 बिलियन इसकी वो जो है रिसीवेबल्स हैं 40 रुपये और करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इनकी है ही नहीं, पता नहीं क्या करें। अब ये देखें, तौबा यार, यानी कि मतलब ये 60 रुपये कोटद्दू के कैप को कितने ना 75 रुपये, इनके हैं 60 रुपये और इनके और भी एसेट्स हैं। इनकी बुक वैल्यू को 80 से ऊपर है हमारे ख्याल में।
तो बहरहाल ये 60 रुपये तो उनके पास खुला कैश पड़ा है। असूली तौर पे तो इस कंपनी को देना चाहिए 15 रुपये डिविडेंड, लेकिन बहरहाल अगर ये हर क्वार्टर में दो रुपये भी देते जाए ना आगे भी, क्योंकि इनका बिजनेस भी चल रहा है, हमने आपको दिखाया था कि इस साल की अर्निंग भी 11 रुपये आई है। तो अगर ये इसी तरीके से अगर अपना देते रहे ना एक एक दो रुपये, तो बहुत अच्छा शेयर है। ये भी तकरीबन डायमंड है, मतलब ये गोल्ड से तरक्की पजीर है डायमंड की तरफ। तो बहुत ज़बरदस्त शेयर है ये। लेकिन सिर्फ बात वही है कि इन्होंने किसी टाइम पे, अब इनका बस समझ नहीं आती निशात ग्रुप की, डिविडेंड पे आउट ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उससे इम्पैक्ट होता रहता है। मतलब ये ऐसा शेयर है ना कि आज आपने अगर इसको खरीद लिया और इसको कुछ अर्से पहले देखे ना, ये शेयर कुछ अर्से पहले भी इतना ही ज़बरदस्त था, 16 रुपये पे लेके गए हुए थे। तो वो तो स्टॉक मार्केट की अब वो कहानियाँ हैं ना, तो उससे आपने फिक्रमंद नहीं होना, ये पॉइंट है। ये इन शेयर्स में अगर आपने अभी ले लिया और ये 5-5, 6-6 रुपये भी नीचे चले गए, तो उसमें फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पे और लेना चाहिए। और इनका एग्रीमेंट ये देखें, एनसीपीएल का भी 35 में एक्सपायर होगा और इनका भी 35 में, यानी कि सब कंपनियों के एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे, इनके बाकी रह जाएंगे। तो उस हिसाब से भी ये दो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, निशात पावर और निशात चुनिया पावर। अच्छा जी, पीकेजीपी है इसी तरह, उसके भी रिसीवेबल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, 32 रुपये के रिसीवेबल्स हैं, और उसकी जो है उसकी भी लाइबिलिटीज़ बहुत ही कम है। उसके पास 63 रुपये हैं, लेकिन उसके सिर्फ फैक्टर कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसकी प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी इस प्राइस पे भी वो बहुत अच्छा है। और आखिर में है जी सैफ पावर। सैफ पावर के रिसीवेबल्स 31 रुपये के हैं, और लेकिन इनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके पास रिसीवेबल्स जब इनको मिलेंगे तो ये सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज़ अदा करते रह जाएंगे, तो इनके पास कख भी नहीं बचा। तो ये जो है ना, सैफ पावर इज़ नॉट गुड एट ऑल कंपैरिजन टू ऑल अदर एंटिटीज़। इन्हीं फैक्टर्स की बेसिस पे हमने रेटिंग की है, जिसका जिसका फैक्टर वैल्यू के मुताबिक, वो हम देख लेते हैं। तो जी सबसे पहले आ रहा है जनाब कैपको, फिर है जी एनपीएल, एलपीएल, फिर है जी चौथे पे आल्टन एनर्जी आ रहा है, लेकिन अगर इसमें वो डिस्प्यूटेड अमाउंट को निकाल दें तो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अगर पाँचवें पे देखें तो पीकेजीपी आ रहा है, छठे पे आ रहा है जी निशात चुनिया पावर, सातवें पे आ रहा है कोहिनूर एनर्जी, आठवें पे आ रहा है हब पावर, नौवें पे आ रहा है, नौवें पे केड़ा भाई किधर गया, अच्छा ये रहा ईपीक्यूएल, और 10वें पे है एसपीडब्ल्यूएल। यानी कि आप ये समझ लें कि जितने अंडर वैल्यूड ये पावर सेक्टर वैसे है ना, ये 10 के 10 शेयर्स किसी के पोर्टफोलियो में अगर हैं, एसपीडब्ल्यूएल को थोड़ा सा हम निकाल देते हैं फॉर द टाइमिंग, लेकिन ये 10 में से 9 शेयर्स जो है ना, उनमें से मतलब वो 9 के 9 शेयर्स भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उन सब की ऐसी वैल्यू है। तो लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट ऐसी है कि बस क्या कहें। तो लेकिन ये इतना अच्छा है पावर सेक्टर। अच्छा, अब इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हो गया जी हमारे दूसरे सेक्शन का इख्तिताम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि ना, अब देखें, एक तो आईएमएफ ने कहा है कि सर्कुलर डेट को खत्म तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अब बढ़े ना। ठीक है। और वो कैसे बढ़ेगा नहीं, जब हुकूमत इनको पुराने पैसे अदा करती रहेगी, यानी कि वो नई बिजली बनाएंगे तो रिसीवेबल आएंगे, और वो रिसीवेबल टोटल में बढ़ने नहीं चाहिए। इसका मतलब है हुकूमत को इनको कुछ ना कुछ पैसे जारी करने पड़ेंगे, और जब वो हुकूमत जारी करती जाएगी पैसे आहिस्ता आहिस्ता, तो इनके रिसीवेबल्स क्लियर होते रहेंगे और इनके पास पैसे जमा होते रहेंगे डिविडेंड देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, क्योंकि आपके सामने है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है। अब बिजली महंगी करने का सोल पर्पज़ ही ये है कि आप आईपीपीस को पेमेंट कर सकें और सर्कुलर डेट कम कर सकें। अब ये हमें नहीं पता कि वाकई में इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी फरवरी में, और ऐसा है तो क्या ये केयर टेकर आईपीपीस को पेमेंट रिलीज करके जाएंगे या नई हुकूमत आते साथ ही करेगी। ये चीज़ें थोड़ी सी हैं कि शायद इनकी पेमेंट अभी क्लियर नहीं है, केयर टेकर की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई इस पे। तो ये थोड़ा सा है कि शायद हो सकता है इनकी पेमेंट रिलीज होने में टाइम लगे। लेकिन आप अगर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना होराइजन 1 साल का रखें, अगले साल अगस्त तक का कम से कम रखें,
और उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, इनकी मतलब आपको 50-50% भी गेन और उससे ज़्यादा भी हो सकता है इवन, लेकिन 30 to 50 जो है ना, हमारे ख्याल में काफ़ी चांसेस हैं उसके, खसूसन उन शेयर्स में जिनकी वैल्यू अभी कम है। या सिंपल ये देख लें, LPL की, ALTN की वैल्यू काफ़ी कम है और कैपको की भी इतनी ज़्यादा नहीं है, NPL की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन या तो 30 to 50% गेन हो सकता है, और अगर ये नीचे चले गए ना तो आपको नुकसान नहीं होगा। जितनी वैल्यू पे आज है ना, एक साल बाद भी डिविडेंड को मिला मिलू के इतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। बाकी अल्लाह फजल करे, दुनिया पे भी पाकिस्तान पे भी कोई हालात ज़्यादा ख़राब ना हो, नॉर्मल हालात चलते रहे तो फिर, या अब जैसे हैं वैसे भी चलते रहे तो फिर उस हिसाब से बात करें। तो ये हो गया जी दूसरा सेक्शन। अब हम तीसरे सेक्शन में उस भाई के कुछ सवालों के जवाब देंगे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है सुनने में तो वो सुनता रहे, वरना फिर खाली वो भाई सुन ले, लेकिन हमें लगता है कि वो बाकियों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो सकती है इन्फॉर्मेशन। जी, तो हमने उस भाई के सवाल कुछ नोट किए थे। लेट्स सी कि हम उनमें से किस किस को एड्रेस कर पाते हैं। अच्छा जी, एक सवाल उनका ये था कि आजकल रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में, और वो सेनेट में भी बातें हो रही हैं कि भाई ये कैपेसिटी पेमेंट्स बंद करें, कैपेसिटी पेमेंट्स बंद करें। तो असल में जो है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की सॉवराइन गारंटीज़ के साथ ये अशोर्ड हैं। इस पे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इस पे अगर पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में वो कंपनियां जा सकती हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ ये पाकिस्तान की कंपनीज़ के लिए नहीं है, ये चाइनीज़ कंपनीज़ भी इसमें बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो शामिल हैं। तो रूल सबके लिए सेम होंगे। वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके भी हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर कर सकती हैं कि भाई ये पेमेंट्स जारी रखें, अगर हुकूमत ने ऐसी करने की कोशिश की। और हमें नहीं लगता कि ऐसी करने की कोशिश करेगी। ये सिर्फ सियासी बयानिए हैं, हवा में बातें हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी पावर कंपनी इस चीज़ के लिए तैयार होगी। हाँ, ये जो हमने यहाँ पे एग्रीमेंट्स की डेट्स लिखी हुई हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट्स ख़त्म होंगे, तो फिर जब एग्रीमेंट रिन्यूअल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैप्को का ख़त्म हो गया और वो रिन्यू अब नहीं हो पा रहा, या अगर रिन्यू होगा भी तो टेक एंड पे बेसिस पे होगा, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स का वो शामिल नहीं होगा। तो जब तक ये एग्रीमेंट्स रिन्यू नहीं होते, हमें ऐसा लगता है कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यह है कि कैपेसिटी पेमेंट्स अगर ख़त्म हो भी जाती हैं, तो भी हमें लगता है कि इन कंपनियों के प्रॉफिट्स में कोई इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो फिर हो सकता है, फिर अगर कभी ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल इन्होंने मिन्नतें तरले पाए, जो कि होगा नहीं, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तो कोई 10 ये 5-7 पाकिस्तानी कंपनियां होती तो फौज जो है ना डंडा देके भी करवा लेती। इसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर कभी हुआ भी तो उस पर कोई ना कोई ऐसा टर्म्स एग्री होंगी जिसकी बेसिस पे इन कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं वो मुतासिर ना हो। इस किस्म का कोई सिनेरियो बनता है अगर, तो हो भी सकता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और हमें ये रूमर के अलावा कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। ये कैपेसिटी पेमेंट जब तक ये एग्रीमेंट्स हैं ये जारी रहेंगी, हमें ऐसा ही लगता है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने पूछा कि फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके, उस भाई को भी जो फाइनेंस की हमें जो है वी बिलीव कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने जब इनकी बैलेंस शीट स्टडी की तो वो कहते हैं कि सारी पावर कंपनीज तो बहुत अच्छी हैं, इनकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने आज आपको बताया, यही वो खुद असेस कर चुके हैं। तो वो परेशान थे कि भाई इनकी वैल्यू इतनी कम क्यों है, और इनमें फॉरेन और लोकल बायर्स की क्यों उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों इनमें वॉल्यूम्स नहीं लगते, या किसी कभी सीजन में लग जाते हैं वरना नहीं लगते। तो इसमें ना देखें, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो बाहर नौकरी करते हैं और पाकिस्तान में कभी कभी पैसे भेजते हैं कुछ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद लें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें। तो वो तो जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनसे कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है।
यानी कि लोकल इन्वेस्टर्स अगर पावर कंपनीज में नहीं घुसते तो वो भी उसी सोच से, उसी अप्रोच से चल रहे होते हैं जो ब्रोकर्स की बात सुन रहे होते हैं या यूट्यूब एनालिस्ट की बात सुन रहे होते हैं। वो हम आगे बताते हैं कि वो क्यों नहीं इधर आते। दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स उस टाइप के होते हैं जो हमारे पाकिस्तानी बिग प्लेयर्स होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बहुत जायदादें बना के पैसा बाहर अपना भेज दिया है, लीगल या इलीगल तरीके से, हलाल या हराम रोज़ी कमा के। हम सबको ये नहीं कहना चाहिए कि हराम है, बहुत सारे लोगों ने अपना मेहनत से भी बिजनेस सेटअप किए हैं, लेकिन वो जो जिन्होंने अपना पैसा बाहर भेजा है, जो यहाँ भी दो नंबरियाँ करते हैं ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ही फॉरेन इन्वेस्टर बन के भी दो नंबरियाँ करते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि गोरा है कोई, वो बस ट्रांजैक्शन जो बाहर से हो रही है वो फॉरेन इन्वेस्टर कंसिडर होगा, चाहे वहाँ पे कोई साजा माजा ही लगाओ। और तीसरा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो गोरा है, और वो क्यों इन कंपनीज में नहीं आ रहा, वो हमें लगता है कि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर तो देखें, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। जब से नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया था, मतलब मुझे क्यों निकाला हुआ था, तब से वो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग ही रहा है। तो इसलिए, और क्योंकि आपको पता है यहाँ पे करेंसी की स्टेबिलिटी का भी सबसे बड़ा मसला है। अब अगर वो किसी कंपनी से 30% एक साल में कमाते हैं और 30% डॉलर महंगा हो जाता है, तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए वो दूर रहते हैं। तो उन भाई ने पूछा था कि मतलब इज़ देयर समथिंग वी डोंट नो, क्या इस वजह से इन शेयर्स में वॉल्यूम नहीं लगते या कम लग रहे हैं। देखिए, उन भाई को इस सवाल का जवाब यही है कि भाई देखें, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैपेसिटी एग्रीमेंट्स कब तक, किस किस कंपनी के कब तक हैं, और बहुत सारी कंपनीज के 27-28 में ख़त्म हो रहे हैं, अभी भी 4 साल बाकी हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कई दफ़ा ऐसी कंपनी में 2-3 साल पहले ही प्रेशर आ जाता है। लेकिन सपोज करें अगर प्रेशर का ये रीज़न भी है, फिर भी हमने आपको बता दिया कि क्यों इस प्रेशर के बावजूद भी इन कंपनियों से आप फ़ायदा ही हासिल करेंगे, लॉस नहीं हासिल करेंगे। चाहे प्रेशर में रहें, चाहे दूसरे लोग इसमें नहीं आए, हमने तो ये देखने का भी हमने कहाँ से कमाना है। और अगर हमें कोई शेयर सही लग रहा है तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि हमने कोई दूसरा उसमें घुस रहा है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल का जवाब हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल लोगों को शक हो रहा है, ठीक है, कि अगर ये, चलें एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि वाकई में कल जी खबर आई कि जी तमाम कैपेसिटी पेमेंट्स बंद हो गई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मान लें खबर आई, तो फिर भी यहाँ देख लें जो पुराने पैसे हैं वो तो देंगे ना। अब जैसे सिंपल, उन्होंने कहा जी कैपेसिटी पेमेंट्स बंद कर रहे हैं, निशात पावर वाले कहते हैं कि जी हम अपना प्लांट बंद कर रहे हैं, ठीक है, 22 रुपये शेयर की वैल्यू है, 60 रुपये इनकी कंपनी की वैल्यू है, 60 रुपये शेयर होल्डर को दे देंगे, तो शेयर होल्डर तो नुकसान में नहीं रहेगा, ये बात है। फिर कुछ भाई ने पूछा था कि क्या हुकूमत ये कर सकती है कि सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए वो गवर्नमेंट के शेयर्स ऑफर कर दे। हमें नहीं लगता ऐसा हो सकता, लेकिन अगर ऐसा होगा भी तो फिर भी कंपनी नुकसान में थोड़ी रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल वो कैपेसिटी पेमेंट्स की जगह इन सब कंपनीज को ओजीडीसी के शेयर्स ऑफर कर देते हैं तो ठीक है, उसकी भी कोई वैल्यू तो है ना उसकी, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। और अब जो हम बात बताने लगे हैं, ये असल में जो हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट से, ये उसका निचोड़ है, ठीक है। और ये निचोड़ हमने बड़ी जल्दी समझ लिया था, इसके ऊपर हमने वीडियो बना भी चुके हैं हमारी एजुकेशनल वीडियोस में, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, उसमें सारी तफसील बता दी गई है कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या होना चाहिए उसको, और पाकिस्तान में उसको क्या बना दिया गया है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट को जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे कम हैं, ठीक है, और जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फाइनेंस सीखने नहीं दिया जाता, उनको ये समझने नहीं दिया जाता कि कौन सा शेयर असल में उसकी वैल्यू अच्छी है और वो अच्छा शेयर है। उसके लिए 2 स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं, ब्रोकर्स की तरफ से भी और यूट्यूबर्स भी उसमें शामिल हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं इंटेंशनली, लेकिन जो हालात देख के। वो ये होती है कि ये कंप्लीटली लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पे लगा देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि आपने सिर्फ किसी शेयर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है। ये शेयर होल्डर्स को, लोगों को लॉन्ग टर्म सोचने देते नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स भी अगर उनको आइडेंटिफाई करें ना तो अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई नहीं करते। मिसाल के तौर पे, अब वो एक भाई साहब हैं, वो 270 रुपये का था सरल, तब से उसको अच्छा शेयर कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और वो आज देख लें कहाँ पे आ गया।
इसी तरह जब ओजीडीसी, बहुत से ब्रोकर्स हैं वो ओजीडीसी पीपीएल को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कह रहे थे, जब वो 100 रुपये का था, जब वो 190 का था फिर भी अच्छा कह रहे थे, वो सब सही है। लेकिन बात ये थी कि ये सबको कम से कम उन एनालिस्ट को तो क्लियर होना चाहिए था ना कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वो डिविडेंड नहीं दे सकते। लोगों को ये तो बताएं ना। लोगों ने 200 रुपये पे ओजीडीसी पीपीएल बाय किए और वो कहाँ पे आ गए। और फिर ये है कि जो जैसे जीजीएल, जीसीआईएल, ये ट्रीट, यूनिटी, ऐसे शेयर जिनकी अर्निंग 1 रुपये है, 1 रुपये भी नहीं है, उनकी शेयर की वैल्यू 60-60 रुपये पहुंची होती है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो लोग जो है वो 30 रुपये से 60 रुपये पे चला जाता है। तो लोग समझते हैं कि यार बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, तो वो इस तरह लोग ऐसे शेयर्स के पीछे चले जाते हैं। क्योंकि नॉलेजेबल शेयर होल्डर ज़्यादा नहीं है, और हमारी मार्केट में ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हमें तो कभी कभी शक है कि ये भी जो है ना इन्हीं की तरह खेलते हैं, ये भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, या ये भी इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे इनकी मिली भगत होती है, या इन्हीं की कंपनीज हैं ये। तो ये भी, क्योंकि असल में उनकी जिम्मेदारी होती है, वो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं कि उसकी फिर वैल्यू को गिरने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे वो ही सबसे ज़्यादा बेचते हैं। वो इन पूरी मैनिपुलेशन गेम में तमाम इंस्टीट्यूशंस हमारी शामिल हैं। सिर्फ एक बैंक्स हैं, जब उनको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ गई है तो उनको ऊपर से डंडा आता है कि तुम खरीद लो, तो फिर बैंक खरीद के सपोर्ट देते हैं मार्केट को, वरना कोई और यहाँ पे सपोर्ट नहीं देता मार्केट को। तो ये लोगों को फजूल शेयर्स के पीछे लगा देते हैं, ठीक है। और उसकी एक स्ट्रेटजी ये होती है कि उनको टेक्निकल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में घुसा देते हैं, और कुछ शेयर्स को एग्जाम्पल की तरह उनको चला के दिखा देते हैं, तो लोग समझते हैं कि इसी तरह और भी शेयर्स चल जाएंगे, वो उसमें घुस जाते हैं, फजूल शेयर्स में घुस जाते हैं। और ये बहुत जो अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं, जैसे वही बात है कि अब अटक रिफाइनरी, उसकी 270 रुपये EPS है साल में, और उसकी जो वैल्यू कम से कम जो है ना 1200-1300 रुपये होनी चाहिए, और वो 270 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वो डिविडेंड पहले नहीं दे पाते थे, अब दे सकेंगे, लेकिन चलो POL देख लें, POL की भी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनकी डिविडेंड यील्ड 20 से 30% है, वो ट्रेड कर रही हैं 20 रुपये पे, और जो कंपनी डिविडेंड देती नहीं है वो 100-150 रुपये कर रही है, और चाहे एक जितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये लोग जो हैं पाकिस्तान में अच्छे शेयर्स को उनमें बाइंग करते नहीं हैं, और जब ये बड़े प्लेयर्स बाइंग नहीं करते तो उस शेयर में वो वॉल्यूम्स नहीं लगते, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उन शेयर से बाहर आ जाते हैं, और फिर जिस दिन इनका दिल करता है 2-3 हफ्ते में ही उस शेयर को वो डबल कर देते हैं। और क्योंकि लोगों ने वो अच्छे शेयर रखे नहीं होते, और वो नुकसान उठा लेते हैं, और जब वो लोग उसमें जब वापस एंटर करते हैं तो ये लोग फिर बेच के उसको अच्छे शेयर को फिर गिरा देते हैं। तो बज़ाहिर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर पावर सेक्टर इतना नीचे है तो इन्होंने पावर सेक्टर को उस वैल्यू पे आने नहीं दिया जो उसकी असल वैल्यू है। लेकिन जब इनका दिल करेगा ले आएंगे, और ना दिल किया तो उसको 5 साल तक इसी तरह प्रेशर में रखेंगे। लेकिन बात समझने की ये है कि 5 साल के इस प्रेशर के बावजूद भी वो जो डिविडेंड्स देते हैं उसकी बेसिस पे इंसान, इन्वेस्टर उसमें से फ़ायदा ही उठाएगा, और लॉन्ग टर्म में कभी भी उसमें अगर उसमें ज़्यादा अच्छा गेन हो गया तो वो फिर पॉसिबिलिटी है। इसीलिए लॉन्ग टर्म की गेम है असल में स्टॉक मार्केट। आप सिर्फ जो है ना, हम इस पे असेसमेंट पहले भी कर चुके हैं, एक वीडियो हमारे चैनल पे सर्च कर लें, को हमने कंपैरिजन किया था कि 10 उन टेक्निकल शेयर्स की प्राइस उस वक्त क्या थी 1-2 साल पहले, और आज क्या है, और इसी तरह 10 अच्छे डिविडेंड यील्ड की शेयर्स की प्राइस उस वक्त क्या थी और आज क्या है। और अगर आपने ये जो है 2021 में हालात स्टॉक मार्केट के ख़राब हुए थे ना असल में, तो अगर उस वक्त आपने हालात ख़राब होने के बाद, जब डॉलर कोई एकदम 200 सवा 200 पे चला गया था, हुकूमत चेंज हो गई थी, सब कुछ, आप खुद से देख लें कि उस टाइम पे अगर आपने पावर सेक्टर में, सिर्फ पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपकी वैल्यू कहाँ पे होती, ये आप खुद असेसमेंट करके देखें। उस वक्त भी पावर सेक्टर प्रेशर में था, उसके बाद भी प्रेशर में था, और आज भी खुल के बाहर नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी हम यही समझते हैं कि अभी भी उस तरह खुल के बाहर नहीं आया, तो दिस इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी कि आपको अगर और कुछ स्टॉक मार्केट में समझ नहीं आता तो आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ, हम डाइवर्सिफाई वैसे तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो पावर सेक्टर में सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर लेगा ना,
वो काफ़ी रीजनेबल गेन अगले 3 सालों में ले जाएगा। 3 सालों में पॉसिबली इन्वेस्टमेंट कैन बी डबल्ड अगर बाकी सब कुछ सेट रहता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो शेयर ज़्यादा नीचे हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और डाइवर्सिफाई करें। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े जब कोई ऊपर जाता है, कोई 10-20% ऊपर जाता है, थोड़े बेच दें, क्योंकि फिर उसमें वो कई दफ़ा फिर उसमें प्रेशर भी काफ़ी ले आता है और फिर प्रेशर ला के 6-6 महीने प्रेशर रखते हैं। अब जैसे एलपीएल अगर आप स्टडी करके खुद देख लें, एलपीएल को पता नहीं कितने अरसे जो है ना वो 12-13 रुपये 14 रुपये पे रखा गया था। फिर उसमें मूव लगनी शुरू हुई है क्योंकि ये प्लेयर्स को पहले से ही पता लग गया था कि उसमें 15 रुपये का डिविडेंड आने वाला है, तो डिविडेंड आने तक ही उसको 27 रुपये पे ले गए थे। और 15 रुपये के डिविडेंड आने वाला शेयर भी, और मतलब जिसका बिजनेस भी चल रहा हो, जिसने अदर इनकम से डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन फिर भी अजीब बात है, समझ नहीं आती कि वो आज 15 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कैसे कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि ये लोग जो हैं स्ट्रेटजीज ऐसी बनाते हैं कि किस तरीके से लोगों को लूटा जाए और लोग यहाँ से पैसे कमा ना सकें। लेकिन लोग तभी कमाएंगे कि अगर वो थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे। अभी भी हम देखें, हमें अपनी कई दफ़ा होता है ना, हमारी वीडियोस के कोई इतने व्यूज़ नहीं आते, ठीक है, लेकिन हमें अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है और हमें लगता है कि हम जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं उनमें जो टॉप 3 लोग हैं उनमें हमें लगता है कि उनमें कम से कम हम शामिल होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे वही सपोर्ट रेजिस्टेंस फजूल शेयर। और बात ये नहीं है कि आपने स्टॉक मार्केट से कब किस शेयर से किस तरह पैसा कमाया, बात यह है कि साफ और सुथरा पैसा कैसे कमाया, मेहनत से, स्ट्रेटजी से, लॉजिक से, रैशनैलिटी से। वो पैसे कमाने का ना वो अपना ही स्वाद होता है। ये हमारी बेसिकली इसमें एक असेसमेंट है कि ये वजह है कि इसमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स उस तरह नहीं लगते जितने लगने चाहिए, क्योंकि ये जो हैं अच्छे शेयर्स को, यही बात है कि अच्छे शेयर्स को नीचे रखा जाता है और फजूल शेयर्स को ऊपर रखा जाता है, ताकि लोग फजूल शेयर्स में एंट्री लें और फिर वो लोग वहाँ से बेच के माल हड़प लें लोगों का, और फिर वहाँ से माल कमाने के बाद जब लोग अच्छे शेयर्स में होंगे ही नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट कर लेंगे और फिर एकदम कभी पता ही नहीं चलेगा 5 हफ्ते में कहाँ से कहाँ शेयर पहुँच जाएगा। ये एलपीएल को कई दफ़ा 3-3 4-4 लोग इकट्ठे लग जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो 6-6 महीने यहीं पे रखेंगे, 6 महीने के बाद एक हफ्ता आएगा जिसमें 4 लॉक्स लग जाएंगे। तो वो फिर जो है ना, ये इस तरह की गेमें हैं। तो उसके लिए फिर वही स्ट्रैटेजी है कि हमने अपनी अकल इस्तेमाल करके अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है और उनको शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है, या उसमें अपने टारगेट्स बनाने हैं। यानी कि हमने 15 रुपये पे अगर एलपीएल ले लिया तो हम फॉर एग्जांपल टारगेट बना लेते हैं कि जी हम इसको 20 रुपये पे आधा बेच देंगे। अब वो 20 रुपये पे अगर साल तक नहीं जाए तो हम रखेंगे, लेकिन अगर एक हफ्ते में चला जाए तो फिर हम 20 पे बेच देंगे थोड़े से। ये इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज फिर बनानी पड़ती हैं, तो फिर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से कमा पाते हैं। लेकिन पॉइंट वही है, अगर आपको लगता है कि कोई शेयर अच्छा है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म का सोच के बेधड़क इन्वेस्ट करें और फिर जल्दी ना दिखाएं, सब्र करें फिर। लेकिन इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, अच्छा शेयर वो होता है जो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे है, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो अपनी बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू अगर उनकी 300 रुपये है और वो 100 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं या 50-50 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हैं तो वो भी अच्छे शेयर। लेकिन इस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट में अच्छा शेयर उसको समझा जा रहा है, और हम तो हमेशा ही उसको समझेंगे जो जिसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। और डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे आप फैसला करें तो आप यकीनन, और डाइवर्सिफाई करें तो यकीनन आप लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हासिल करेंगे, नुकसान नहीं। लेकिन आप अगर रीजनेबल फ़ायदा एक्सपेक्ट करें, आप रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश ना रखते हो तो, क्योंकि अगर आप ऐसी ख्वाहिश रखेंगे तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि 100 में से 99% लोग जो है ना वो उसमें रातों रात गरीब ही होंगे। तो ये था जी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने कंपनीज की फाइनेंशियल्स में से लिया है, पीएसएक्स की साइट से लिया है। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, सिर्फ हम बताते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है, उसकी वैल्यू क्या है, वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई उसके बाय और सेल लेवल्स नहीं बताते, ना हम ये कहते हैं कि आप इसको लाजमी खरीदें। ये फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।
खुश रहें, अल्लाह के हवाले।